48,000 पर मंथ, फैक्ट्री जॉब, सुबह 5 बजे अलार्म और रात को 10 बजे घर। एक दिन उसकी वाइफ ने पूछा, क्या 10 साल बाद भी हम यही होंगे? वो क्वेश्चन सुन के उनकी नींद उड़ गई, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी 8 साल जॉब करते हुए और 6 साल शादी हुए हो चुके थे। और फिर जब उन्हें सही सिस्टम मिला तो 6 हफ्ते में पहली डील 1,80,000 एंड 9 महीने के अंदर ओवरऑल 46 lakhs इन रेवेन्यू। लेकिन ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ये एक क्लैरिटी की कहानी है। सुनो क्या हुआ एक्चुअली। कुशल एक फैक्ट्री जॉब में काम करते थे, 48,000 पर मंथ सैलरी, स्टेबल थे, सिक्योर थे, लेकिन बिल्कुल अटके हुए थे, स्टक थे। 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वाइफ भी काम पे जाती थी क्योंकि एक ही सैलरी में काम सही से हो नहीं पाता था, एक ही सैलरी काफ़ी नहीं थी। एंड हर महीने सेम साइकिल, सैलरी आई, रेंट, ग्रॉसरी, स्कूल फीस, बिल्स और खत्म। बचता कुछ नहीं और बढ़ता कुछ नहीं। और सबसे बुरी बात, अगली सैलरी भी सेम होगी और अगले साल भी ऑलमोस्ट सेम ही होगी। वो रात को सोते वक्त सोचते थे, बच्चों को अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ाऊं, अपना खुद का घर कब होगा। और फिर उस रात उनकी वाइफ ने उनसे वो क्वेश्चन पूछा, अगर 8-10 साल बाद भी हम यहाँ ही है तो हम अपने बच्चों को क्या देंगे? एंड कुशल के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात से वो थोड़ा सा एक शॉक में थे। मतलब होता क्या है ना कि साइकिल चलती रहती है तो हमें वो चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती, बट जब कोई हमें उस चीज़ से हिट कर दे, वो आईना दिखा दे, तो एकदम से हम सहम जाते कि हाँ ये तो सच्चाई है और मैंने कभी गहराई से इसको बैठ के सोचा नहीं। एंड वो रियलाइजेशन होना शुरू होता है। एंड वो जो इंक्रीमेंटलिज्म का वो जो ट्रैप होता है ना, जिसमें वो फंसे हुए थे, वो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कुशल ने डिसाइड किया कि मैं कुछ ना कुछ साथ में करना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ तो देखता हूँ, रिसर्च करूंगा, बहुत चीज़ें होती हैं दुनिया में, साइड में कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन क्या, घूम फिर के वो 3-4 ऑप्शंस पे आए। एक था चलो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर लेते हैं, एक था चलो कुछ फ्रीलांसिंग कर लेते हैं, एक था रियल एस्टेट में भी काम किया जा सकता है एज अ चैनल पार्टनर या एज अ एजेंट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उन्हें समझ आया कि इन्वेंट्री के लिए कैपिटल चाहिए, मैनेजमेंट के लिए लोग चाहिए, आना जाना और अपना समय बहुत देना पड़ेगा, इनिशियल कैपिटल भी नहीं है, तो उन्होंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। फिर फ्रीलांसिंग में भी देखा कि स्किल्स पे, माइक्रो स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एंड इनकम मेजॉरिटी केसेस में आपके आर्ली रेट से ही डिफाइन होती है कि आप जितना घंटा दोगे उतना हिसाब से इनकम मिलेगी। रियल एस्टेट में फिर उन्होंने ये सोचा कि मुझे खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, प्रोडक्ट बिल्डर के पास है, पार्ट टाइम भी कर सकता हूँ साथ साथ में, ऊपर से कमीशन बेस्ड है, और क्योंकि प्रोडक्ट बड़ा हाई टिकट है तो कमीशन भी अच्छा आता है। तो कुशल ने सोचा कि चलो रियल एस्टेट ट्राई करते हैं, क्योंकि इनिशियल में कोई ना बड़ी कैपिटल चाहिए, साथ साथ में जॉब के साथ भी हो सकता है, वीकेंड मेरा ऑफ होता है तो वीकेंड में मुझे वहाँ समय देना पड़ेगा, तो मैनेज हो जाएगा, चलो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ कुशल ने वो गलती की जो 99% लोग करते हैं। उसने थोड़ा यूट्यूब पे देखना शुरू करा, वहाँ से उसे कुछ चीज़ें पता चली। उसने सोचा बड़ा सिंपल है, प्रॉपर्टी पोर्टल्स पे लिस्टिंग्स डाल दो, उनके पैकेज खरीद लो, 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स और ऐसे बहुत सारे, कॉल्स आएंगे और डील्स हो जाएंगे। पहले महीने में ही उसने ऑलमोस्ट 15,000-16,000 के आसपास पैकेज खरीदने में स्पेंड किए, कई सारी लिस्टिंग्स भी डाली, 30-35 लीड्स भी मिली। 1-2 ही लोग थे जो प्रॉपरली इंटरेस्टेड साउंड भी कर रहे थे। फिर उसने सोचा अब कुछ और ट्राई करते हैं, चलो उसने दूसरे महीने मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करे, थोड़ी बहुत कोल्ड कॉलिंग स्टार्ट की, रैंडम प्रोजेक्ट्स पकड़ के उनके ऊपर फोकस करने लग गए, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं थी कि किस बिल्डर के साथ, किस माइक्रो मार्केट में, किस एरिया के अंदर काम करना चाहिए, किस एरिया में काम नहीं करना चाहिए। फिर धीरे धीरे तीसरे महीने तक उनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी वो बढ़ने लगी। तो वाइफ ने भी उनसे सवाल पूछे कि चल क्या रहा है, एंड कुशल का एक ही जवाब होता था, देखते हैं, मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं क्या हो। चौथे महीने तक बात यहाँ पहुँच गई कि 0 डील्स, ऑलमोस्ट 40,000 रुपये अब तक वो खर्च कर चुके हैं। 4 महीने वेस्ट हो गए, और कॉन्फिडेंस जो कभी यहाँ से शुरू किया था ना वो यहाँ। और अब यहाँ पे ना आप एक पैटर्न देखो, कुशल बहुत मेहनत कर रहे थे, कंसिस्टेंट भी थे और इनफैक्ट पूरी जान लगा रहे थे, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें सिस्टम नहीं था, फ्रेमवर्क नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी। फिर एक दिन इंस्टाग्राम पे एक वीडियो आया 1% रियल्टर्स क्लब के बारे में। कुशल ने देखा कि वीडियो में बात हो रही थी कि अगर तुम्हारे पास सही माइक्रो मार्केट सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, अगर तुम्हें सही से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना नहीं आता, सही लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी नहीं है, सही सेल्स पाइपलाइन के लिए स्ट्रैटेजी नहीं है, तो आपकी मेहनत वेस्ट हो रही है। एंड ये सुन के कुशल को लगा कि ये तो एग्जैक्टली मेरी प्रॉब्लम है। उन्होंने टीम को कांटेक्ट किया, लेकिन यहाँ भी डर था कि मैं ऑलरेडी लगभग 40,000 रुपये वेस्ट कर चुका हूँ पैकेज वैकेज खरीदने में, ऊपर से 4 महीने वेस्ट कर चुका हूँ, और अभी अगर आगे जाके कोई इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व हुई मेंबरशिप फी के लिए तो। लेकिन इस मोमेंट पे ना, क्योंकि वो वाइफ के साथ डिस्कस करते थे, तो कहीं ना कहीं उनकी वाइफ उनको काफ़ी सपोर्ट करती थी, और वाइफ ने उन्हें एक चीज़ दिखाई। उन्होंने उनको बोला कि अगर सही तरीके से आप नहीं करोगे तो ये ट्रायल एंड एरर हो सकता है 2 साल चले, एंड हो सकता है उसके बाद भी कुछ ना हो, क्योंकि 40,000 हम ऑलरेडी यहाँ पे स्पेंड कर चुके हैं इस चीज़ के लिए, 4 महीने निकल चुके हैं, मेहनत भी आप कर रहे हो पूरा, लेकिन कुछ निकल नहीं रहा। एंड कुछ ना करना तो अपने पास ऑप्शन है ही नहीं, बिकॉज जो हमारी सिचुएशन है, इट इज़ नॉट जस्ट अ वांट फॉर अस, इट इज़ अ नीड। तो कुशल ने फिर एक डिसीजन लिया कि लेट्स डू दिस प्रॉपर्ली, एंड 1% रियल्टर्स क्लब को ज्वाइन किया। पहली चीज़ जो हुई दैट वाज माइंडसेट शिफ्ट, क्योंकि कुशल अभी तक एक अप्रोच फॉलो कर रहे थे, एंड दैट वाज जितना ज़्यादा मैं लिस्टिंग डालूंगा, जितना ज़्यादा कॉल्स करूंगा, उतना ही रिजल्ट आएगा। बिल्कुल गलत। सबसे पहले हमने कुशल को एक सिंपल चीज़ समझाई कि कुशल, रियल एस्टेट बिजनेस 2 चीज़ों से बनता है, रियल एस्टेट एंड उसका बिजनेस साइड।
एंड ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। अभी आप करंटली सिर्फ रैंडम तरीके से सोच रहे हो और सिर्फ रियल एस्टेट का सोच रहे हो। बिजनेस साइड का सोचने के लिए आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाना पड़ेगा। रियल एस्टेट की अच्छी समझ होने से आप एक अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हो, बट अगर आपको बिजनेस को स्केल करना है तो आपको बिजनेस सिस्टम्स की समझ होना जरूरी है। सो फिर हमने क्या किया? स्टेप 1, मार्केट अंडरस्टैंडिंग। अब हमें पता था कि कुशल को अभी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उन्हें वो पैटर्न समझना नहीं आता, वो मार्केट को रीड करना नहीं आता कि इस समय कब डिमांड ज़्यादा होगी, किस चीज़ की होगी, किस माइक्रो मार्केट, किस लोकेशन में क्यों क्या चीज़ होने वाली है, वो प्रेडिक्ट करना। वो कंसल्टेंट का और एक्सपर्ट का काम, जैसे स्टॉक एक्सपर्ट का काम होता है, प्रेडिक्ट करना कि कौन सा कंपनी का कौन सा स्टॉक ऊपर नीचे जा सकता है, कब मार्केट ऊपर नीचे जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी मार्केट में यू शुड अंडरस्टैंड किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है, वो मार्केट का ओवरव्यू और वो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि एक्जैक्टली देखना क्या होता है, समझना क्या होता है, मार्केट को जज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमने मार्केट अंडरस्टैंडिंग पे काम, उसके बाद हम बढ़े स्टेप 2 के ऊपर, एंड दैट वाज माइक्रो मार्केट सिलेक्शन। क्योंकि पहले 4 महीने में कुशल रैंडमली किसी भी प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे। हमने जब कुशल से पूछा था कि आप कौन से माइक्रो मार्केट में काम कर रहे हो, तो उनका जवाब था कि माइक्रो मार्केट क्या होता है। एंड यहीं पर प्रॉब्लम थी, वो पूरी सिटी के अंदर सेल करने की कोशिश कर रहे थे कि जो प्रोडक्ट उनको जहाँ अच्छा लग रहा था, जिस बिल्डर का नाम सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था, जिसका प्रोडक्ट देख के अच्छा लग रहा था, वहीं पे काम करना शुरू कर दिया। तो हमने उनको अपना एक 7 स्टेप फ्रेमवर्क दिया कि इन पैरामीटर्स पे आप जज करके डिसाइड करो कि कौन सी माइक्रो लोकेशन को हमें सेलेक्ट करना है, कौन सा माइक्रो मार्केट हमारे लिए रियल एस्टेट वाइज भी एंड साथ में रियल एस्टेट की बिजनेस साइड के लिए भी, दोनों के लिए प्रेफरेबल है, दोनों के लिए बेस्ट ROI और बेस्ट तरीके से कौन सा माइक्रो मार्केट रिजल्ट कर सकता है। माइक्रो मार्केट समझने के बाद हम बढ़े स्टेप 3 के ऊपर, एंड दैट वाज प्रोजेक्ट सिलेक्शन। उसमें भी हम अपना वही सेम 7 स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिसमें 2 चीजें और एडिशनल ऐड हो जाती है। एंड उसके बेस पे फिर हमने डिसाइड किया कि इस माइक्रो मार्केट के अंदर एग्जैक्टली वो कौन से सेगमेंट्स हैं और कौन से बिल्डर्स हैं जिन प्रोजेक्ट पे हम काम करने वाले हैं। अब वहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती है कि बिल्डर क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करें, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है या नहीं वो कैसे पता करें, डिमांड और लोकेशन ट्रेड्स को कैसे समझें, कौन सा कमीशन स्ट्रक्चर कैसे प्रॉफिटेबल है, कैसे आप ज्यादा बेटर कमीशन स्ट्रक्चर नेगोशिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे पहली बार अब जाके कुशल को क्लैरिटी मिल रही थी कि मार्केट को समझना कैसे है, उसमें से माइक्रो मार्केट चूज करना कैसे है, उसमें से प्रोजेक्ट कैसे चूज करना है। तो अब उसे पहली बार वो कॉन्फिडेंस आ रहा था कि उसे मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैं किस चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम बढ़े अब अपने 4th स्टेप के ऊपर, एंड हमारा 4th स्टेप था क्लाइंट एक्विजिशन, जिसको हम आसान भाषा में लीड जनरेशन बोलते हैं। हमने प्रॉपर्टी पोर्टल्स पे पैसा वेस्ट करना बंद कर दिया, एंड जो 20-25 इतने सारे फ्री स्ट्रैटेजीज हैं जो एक्चुअली में वर्क करती हैं, या तो लोगों को पता नहीं है और पता है तो सही तरीके से करना आता नहीं है, हमने उन स्ट्रैटेजीज को वहां से इंप्लीमेंट करवाया कुशल के थ्रू, सो दैट उनका जो लीड पाइपलाइन है वो धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो जाए। साथ में जब वो लीड्स आ रही हैं तो फ्रॉम फर्स्ट कॉल या फर्स्ट टच पॉइंट से लेकर पूरा प्रोसेस क्या होना चाहिए, वो सेल्स का जो स्किल सेट होता है रियल एस्टेट के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि एक 10,000 रुपए की चीज को बेचना थोड़ा डिफरेंट गेम होता है वर्सेज एक 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को बेचना। सो वी ऑल्सो वर्कड ऑन द सेल्स स्किल सेट, बिकॉज स्क्रिप्ट इज नॉट इक्वल टू सेल्स। सेम स्क्रिप्ट आप 4 लोगों को दोगे अपनी खुद की टीम के अंदर, तब भी आपको चारों लोगों का परफॉर्मेंस अलग देखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज सेल्स इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू से, इट इज ऑल्सो अबाउट how you say it, and that can create massive difference. So this is all that we did in the initial 3 to 4 weeks. अब अगले 3 हफ्ते के लिए हमारा फोकस था सिर्फ एग्जीक्यूशन। यहाँ पे हमने ट्रैकिंग सिस्टम डाला, क्योंकि what gets tracked gets improved. मोस्ट एजेंट्स क्या करते हैं, कितनी कॉल्स हुई, कितनी विजिट हुई, कितनी डील्स हुई, ये 2-4 चीजें ट्रैक करते हैं, लेकिन इससे क्या पता चलेगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली है कहाँ पे। इसीलिए कुशल को हमने हमारा एक 11 स्टेप ट्रैकिंग प्रोसेस दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम कितने डायल्स किए, कितने पिकअप हुए, कितनी कॉन्वर्जेशन 30 सेकंड से ऊपर गई, कितने इंटरेस्टेड हुए, उसके बाद कितनों ने साइट विजिट के लिए कमिट किया, उसमें से कितने एक्चुअली साइट विजिट पे आए, कितने लोग फॉलोअप्स में चले गए, कितने लोगों ने एक्चुअल में ऑफर्स दिए और कितने लोग एक्चुअली क्लोज हुए। एंड इसकी वजह से कुशल को एग्जैक्टली पता चल पाता था कि मैं लैग कहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि अगर डायल्स अच्छे हैं, पिकअप अच्छा है, कॉन्वर्जेशन रेट अच्छा है, लेकिन अच्छी कॉन्वर्जेशन के बाद भी साइट विजिट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि या तो हमें अपनी फॉलोअप सीक्वेंसिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी या फिर कॉन्वर्जेशन में कुछ ना कुछ गलत जा रहा है। अगर लोग साइट विजिट पे आए बट ऑफर्स मुझे ज्यादातर नहीं मिले, तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्शन उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं था, या फिर हमारा सेल्स प्रोसेस अप्रोप्रिएट नहीं था। तो ये जो क्लैरिटी मिलती थी ना हर स्टेप पे, दिस वाज गेम चेंजर। यही चीजें कई बार ना वो डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं बिटवीन समवन जो कि धीरे धीरे स्केल करके 20-25 डील्स हर महीने कर रहे हैं आज की डेट में, एंड समवन जो कि आज से शायद 20 साल पहले भी एक डील कर रहे थे एंड शायद आज भी एक ही डील कर रहे होंगे और उसमें भी स्ट्रगल कर रहे हैं। साथ में हमने वीकली ग्रुप कॉल्स किए, कॉल रिकॉर्डिंग्स को रिव्यू किया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रैक्टिस भी हम लोग करते थे, अलग अलग डिफरेंट रोल प्लेस करते थे, डिफरेंट सिनेरियोज के लिए, डिफरेंट सिचुएशन के लिए, डिफरेंट क्लाइंट टाइप्स के लिए। एंड 6th वीक के अंदर कुशल ने अपनी पहली डील क्लोज की, 1,80,000 इन कमीशन। एंड जब वो पहले 1,80,000 कुशल के अकाउंट में आए तो ही सेड कि सर ये चीज़ ना मैंने सबसे पहले आपको बताई है, मेरी वाइफ को भी नहीं बताई है, मैं अपनी वाइफ को भी अब घर जाने के बाद खुद दिखाने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं उसका वो रिएक्शन ना देख पाऊँ उसको फ़ोन पे बता के, तो मैं खुद जाके उसका रिएक्शन देखना चाहता हूँ। दीज वर दी एग्जैक्ट वर्ड्स जो उन्होंने मुझे वो वॉइस नोट के अंदर भेजे थे। कुशल घर आया,
उन्होंने अपनी वाइफ के सामने फ़ोन रख दिया। वाइफ ने देखा एंड दोनों 10-15 सेकंड के लिए चुप थे। फिर वाइफ ने एक ही चीज़ बोली, तुमने सच में कर दिया। एंड आई नो काफ़ी खुशी का मोमेंट है, बट ये वही मोमेंट भी है जहाँ पे मोस्ट लोग गलती करते हैं। पहली डील आ गई, पैसे आ गए, अब क्या करें? मोस्ट लोग पर्सनल एक्सपेंसेस में उसे खर्च कर देते हैं, क्योंकि पैसे बाद में आते हैं। पैसे का क्या करना है वो पहले सोच के बैठे होते हैं। पैसा आया तो ट्रिप कर लेंगे, पैसा आया तो गाड़ी बुक कर लेंगे और XYZ चीज़ें। लेकिन मैंने कुशल को पहले ही कह रखा था, ये पैसा बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर कंपनी को सही में स्केल करना है, बिजनेस को सही में स्केल करना है, तो फंडिंग आप उठाने नहीं वाले हो, तो आपको बूटस्ट्रैप करना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप करना पड़ेगा तो अपने पैसे को बिजनेस में री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डे 1 से पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया तो सिचुएशन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी और आपको वो जो नंबर सेट करने हैं वो सेम नंबर सेट करने में शायद 2 साल 3 साल लग जाएंगे, जो आप हो सकता है 1 साल में कर जाओ। क्योंकि अभी हमने एक तरीके से सिस्टम को टेस्ट किया, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिला है। अब टाइम है इसको एक्चुअली में स्केल करने का। तो अब कुशल ने एग्जैक्टली क्या किया, जैसे जैसे उन्हें मेंटोर ने गाइड करा, उन्होंने सेम एक्शन लेने शुरू किए। CRM टूल्स ले लिए, क्योंकि पहले हम ये सब चीजें शीट्स के ऊपर ट्रैक कर रहे थे। फॉलोअप सीक्वेंस को ऑटोमेट कर दिया, लीड ट्रैकिंग और प्रॉपर पाइपलाइन मैनेजमेंट सिस्टम सेटअप किया। अलग अलग कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स के लिए अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेम्पलेट बनाए और रिजल्ट्स वीक 12 के अंदर 2 डील्स और क्लोज हुई एंड वीक 17 के अंदर उसकी चौथी और सबसे बड़ी डील क्लोज हुई। इन 2 डील से तो ही मेड अबाउट 3,70,000, बट ये 4th डील से ही मेड ऑलमोस्ट 5,20,000। सो 5 महीने का टोटल हो गया था 13,20,000 रुपीज। अब यहाँ ना एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन आया कि मैं 4 महीने पहले अगर ये चीजें कर रहा होता तो शायद मैं ये चीजें 4 महीने पहले कर लेता, लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। एंड अब यहाँ कुशल के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट थी जो उन्होंने रियलाइज भी की कि अगर मैं हर दिन सिर्फ कॉल्स, मीटिंग्स, साइट विजिट, क्लोजिंग्स में बिजी रहूंगा ना, मैं बिजनेस को स्केल करने के लिए कब समय निकाल पाऊंगा? मैं वो थॉट प्रोसेस, वो एक्शंस, वो प्लानिंग वो कब कर पाऊंगा? एंड ये इनसाइट सिर्फ कुशल को नहीं आया, जितने भी लोग 1% रियल्टर्स क्लब में एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उन सब लोगों ने ये एग्जैक्ट फेज क्रॉस किया होता है। सबने एक पॉइंट पे उस चीज को रियलाइज किया होता है कि अगर मैं अकेला करता रहूंगा, सोलो करता रहूंगा तो स्केल नहीं हो पाएगा। मुझे सिस्टम्स को और ज़्यादा स्केल करना पड़ेगा, चीज़ों को डेलीगेट करना पड़ेगा, ऑटोमेशंस ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, सो दैट चीज़ें और ज़्यादा तेज़ी से एंड और प्रॉपर सिस्टम्स के साथ स्केल हो, मैं पूरा बर्न ना हो जाऊँ इस चीज़ को बिल्ड करने में। तो अब मेंटोर के कहने पर कुशल ने एक प्रॉपर स्केलिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करनी शुरू कर दी। स्टेप 1 में उन्होंने अपनी टीम हायरिंग पे काम किया। फॉर हिम द फर्स्ट हायर वॉज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जिनका काम था लीड्स को मैनेज करना, फॉलोअप्स करना, कॉल करना, पाइपलाइन बिल्ड करना। एंड कुशल का काम अब सिर्फ फाइनल सेल्स कॉल और प्रॉपर्टी प्रेजेंटेशंस करना था। तो स्टेप 2 में कंप्लीट मार्केटिंग एंड टू एंड विविन मीडिया उनके लिए मैनेज करने लगे। प्रोजेक्ट सिलेक्शन से लेकर लीड जनरेशन से लेकर एड्स से लेकर फॉलोअप से लेकर ऑटोमेशन। एंड कुशल का फोकस अब था सिर्फ 2 चीजों के ऊपर, एंड दैट वाज डील्स क्लोज करना और अपनी टीम को उन्हीं चीजों के ऊपर ट्रेन करना, सो दैट वो लोग भी उन्हीं प्रोसेसेस को फॉलो कर पाए जो जिनके ऊपर कुशल को ट्रेन किया गया। नाउ स्टेप 3 वाज सिस्टम्स को स्टैंडर्डाइज करना। CRM फुली ऑटोमेटेड, फॉलोअप सीक्वेंस सेट, कॉन्वर्सेशन स्क्रिप्ट डिफाइंड, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेम्पलेट्स वो भी रेडी, टीम ट्रेन हो चुकी है। एंड इसके बाद एज अ 3 people टीम बाय द 9th month ही इज सिटिंग एट अ पॉइंट वेयर ही इज डूइंग 2 to 3 deals every month consistently with a revenue of 8 to 12 lakhs. And so far in a span of these 9 months he has touched 46 lakhs in revenue. और अगर हम मैथ्स करें as per what he mentioned, तो फैक्ट्री में 9 महीने 4.32 लाख, रियल एस्टेट में प्रॉपर सिस्टम एंड क्लैरिटी के साथ 9 महीने 46 लाख, 10 गुना से भी ज्यादा। एंड अब हमारा नेक्स्ट गोल है विद इन द नेक्स्ट 3 months इसको 6 सेल्स पर मंथ पर एवरेज आउट करना, विच इज अबाउट 20 to 25 lakhs इन मंथली रेवेन्यू। एंड अब यहाँ ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कुशल अपने पहले 4 महीने में फेल क्यों हुआ और 1% रियल्टर्स क्लब ज्वाइन करने के बाद 6 हफ्ते में पहली डील क्यों आई? क्या वो पहले मेहनत नहीं कर रहा था? कर रहा था। क्या वो पहले कंसिस्टेंट नहीं था? डेफिनेटली था। तो फर्क क्या हुआ? क्लैरिटी, सिस्टम्स एंड फ्रेमवर्क। पहले 4 महीने रैंडमली पूरे मार्केट में काम करना, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना, कोई ट्रैकिंग नहीं, पूरा सिस्टम ही ट्रायल और एरर पे चल रहा है। लेकिन 1% रियल्टर्स क्लब के बाद ओवरऑल मार्केट अंडरस्टैंडिंग, स्पेसिफिक माइक्रो मार्केट, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट सिलेक्शन, फ्री लीड जनरेशन मेथड जो एक्चुअली वर्क करते हैं, एक प्रॉपर 11 स्टेप ट्रैकिंग सिस्टम, वीकली ग्रोथ रिव्यूज और वीकली ऑप्टिमाइजेशन। डिफरेंस ये नहीं था कि कुशल को कोई मैजिकल पावर मिल गई है, डिफरेंस ये था कि उसे अब एग्जैक्टली पता था कि उसे करना क्या है। और जब आपको पता होता है ना कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, तो एग्जीक्यूशन में कॉन्फिडेंस आता है। और जब एग्जीक्यूशन कॉन्फिडेंट हो तो रिजल्ट 200% आता है। अब मैं आपसे ना एक बात कहूंगा जो हो सकता है शायद सुनने में बुरी लगे। मोस्ट लोग जो रियल एस्टेट में फेल होते हैं वो मेहनत की कमी की वजह से फेल नहीं होते, वो क्लैरिटी की कमी की वजह से फेल होते हैं। वो 6 महीना साल भर मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते और होता है बर्नआउट, क्योंकि वो गलत मार्केट में काम कर रहे होते हैं, गलत प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रहे होते हैं, गलत लीड जनरेशन और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे होते हैं, कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होता, कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, सेल्स स्किल सेट नहीं है। और ये साल भर 6 महीने निकालने के बाद वो ब्लेम करते हैं कि मार्केट खराब है, कंपटीशन बहुत है, रियल एस्टेट में कुछ नहीं होता। लेकिन रियलिटी ये है, कुशल का मार्केट 5 महीने पहले और 5 महीने बाद भी सेम था, कंपटीशन 5 महीने पहले और 5 महीने बाद भी सेम था, कंडीशंस भी सेम थी। फर्क सिर्फ ये था कि उसके पास अब सही सिस्टम आ चुका था। अब आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आप भी शायद या तो
तो उस स्टेज में हो जहाँ पे कुशल 4-5 महीने पहले था, जहाँ पे वो ही इज ट्राइंग, ही इज कंसिस्टेंट, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। या फिर आप वहाँ हो सकते हो जिस रात कुशल की वाइफ ने उनसे पूछा था कि क्या 10 साल बाद भी हम यहीं होंगे, अपने बच्चों को आगे क्या देके जाएंगे। सो अब आपके पास भी ना 2 ऑप्शंस हैं। वीडियो को खत्म कीजिए, थोड़ा सा इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड फील कीजिए एंड फिर वापस से वो ट्रायल एंड एरर और वो फिगरिंग आउट जोन के अंदर वापस चले जाइए। रैंडम मार्केटिंग मेथड्स ट्राई कीजिए, रैंडम प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए और 6 महीने बाद बोलिए कि कुछ नहीं होता रियल एस्टेट। या फिर ऑप्शन बी कि आप समझ जाओ कि कुशल का सक्सेसफुल होना एक रैंडम कोइंसिडेंट नहीं है। दिस इज नॉट गेस वर्क, वो एक प्रॉपर सिस्टम का रिजल्ट है एंड वो सिस्टम मैं आपको भी दे सकता हूँ कंप्लीटली फ्री। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए एंड उस ट्रेनिंग वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो पूरा स्केलिंग ब्लूप्रिंट एंड वो क्या प्रोसेस है जिसे एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अपने रियल एस्टेट बिजनेस को स्केल कर सकते हो। क्योंकि देखो कुशल भी पहले 4 महीने में फेल हुआ, लेकिन जब उन्हें सही सिस्टम मिला तो 6 हफ्ते में अपनी पहली डील क्लोज की। एंड ये कोई लक नहीं था, ये एक प्रॉपर सिस्टम था। एंड 1% रियल्टर्स क्लब में जितने भी लोग हैं सबके साथ यही सेम पैटर्न रिपीट होता है, पहले स्ट्रगल, फिर सिस्टम्स, फिर रिजल्ट्स। क्योंकि अगर सिस्टम सही है और एग्जीक्यूशन कॉन्फिडेंट है तो फेल होने का कोई चांस ही नहीं। कुशल का नेक्स्ट टारगेट तो है 20 to 25 लाख विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ एंड उससे ये 20-25 लाख पर मंथ टच करने में लगभग 1 साल लग गया। आपको कितना टाइम लगेगा? ट्रेनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में यस लिखो अगर आप भी कुशल जैसे जर्नी पे चलना चाहते हो। क्योंकि 1 साल बाद जब आप इस चैनल पे वापस आओ तो एक व्यूअर की तरह नहीं, एक केस स्टडी की तरह आओ।